सभी को नमस्कार। आज हम यूनिट कॉस्टिंग के अंतर का अध्ययन शुरू करेंगे। यूनिट क्या होती है, यूनिट कॉस्टिंग क्या होती है और उसका क्या उपयोग है, इसका विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। यूनिट कॉस्टिंग उत्पादन लागत का निर्धारण करने की एक विधि है जिसमें उत्पादन की प्रत्येक इकाई की लागत का निर्धारण किया जाता है या निर्माण किया जाता है। तो निर्माण की प्रत्येक इकाई की क्या लागत आई उसकी हम गणना करते हैं। यूनिट कॉस्टिंग जो है वो प्रत्येक व्यावसायिक संस्था में विशेष रूप से उत्पादन संस्था के लिए ज़्यादा उपयोगी है और वहाँ उपयोग में लाई जाती है। और मुख्य रूप से यूनिट कॉस्टिंग का प्रयोग खान उद्योग में, चीनी उद्योग में, ईंट के भट्ठे, सीमेंट, चमड़ा, दुग्ध, सूत, आटा, कपड़ा, कागज़, कोयला आदि उद्योगों में विशेष रूप से काम में ली जाती है। यूनिट कॉस्टिंग विशेष रूप से एक प्रकार की इस तरह की तकनीक है जिसमें प्रति इकाई की लागत का निर्धारण किया जाता है जिससे कि हम उसकी विक्रय लागत या टेंडर प्राइस की गणना कर सकें। उसका जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है प्रति इकाई लागत ज्ञात करना, जिसके अंतर्गत निर्मित की जाने वाली प्रत्येक वस्तु की एक निश्चित अवधि में उत्पादन की क्या कुल लागत आई और उसकी प्रति इकाई लागत आई। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि ये जो लागत का निर्धारण किया जाएगा वो एक निश्चित अवधि के लिए ही किया जाएगा, क्योंकि एक निश्चित अवधि के बाद में जो है वो प्रत्येक वस्तु की लागत में परिवर्तन आ जाता है और उस लागत का पुनः निर्धारण किया जाता है। इसलिए एक निश्चित अवधि जो प्रत्येक व्यापारिक संस्था के लिए अलग अलग हो सकती है वो जो है वो उस बात पर निर्भर करती है। ये अवधि एक वीक की भी हो सकती है, ये अवधि एक महीने की भी हो सकती है, ये अवधि जो है वो एक माह की भी हो सकती है और किसी विशेष प्रकार के उद्योग में ये अवधि एक दिन के लिए भी हो सकती है। तो प्रत्येक व्यापारिक संस्था में ये अवधि अलग अलग प्रकार की होगी। कुल लागत का विश्लेषण इसके आधार पर किया जाता है क्योंकि लागत की प्रत्येक जो है भाग है, प्रत्येक पार्ट है, उसके बारे में विस्तार से इसके बारे में व्याख्या की जाती है इसके अंतर्गत। और इसमें हम सबसे पहले मूल लागत निकालते हैं, फिर कारखाना लागत निकालते हैं, फिर उत्पादन की लागत निकालते हैं और कुल लागत की गणना की जाती है। और कुल लागत के आधार पर ही हम यूनिट की कॉस्ट निकालते हैं, प्रति इकाई लागत की गणना करते हैं। तुलनात्मक अध्ययन भी किया जा सकता है इसके आधार पर, और एक या एक से अधिक संस्थाओं में या एक ही संस्था की अलग अलग भागों में, अलग अलग विभागों में इसका तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है और इस तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर हम लागत नियंत्रण करने का प्रयास कर सकते हैं। इसका उद्देश्य लागत के प्रत्येक तत्व का प्रतिकूल लागत का प्रतिशत ज्ञात करना भी है और प्रतिशत का उद्देश्य ये है कि वस्तु की प्रत्येक लागत में कितना प्रतिशत सामग्री में व्यय हो रहा है, कितना प्रतिशत श्रम में व्यय हो रहा है, कितना प्रतिशत उपरिव्ययों में व्यय किया जा रहा है और लाभ का क्या प्रतिशत है, जिसके आधार पर अपन सेल्स प्राइस का निर्धारण करेंगे। ये इसका उद्देश्य होता है। अतः उत्पादन की प्रत्येक इकाई के प्रत्येक भाग जो है उसके अंतर्गत हम जो है वो इकाई की प्रति इकाई लागत का निर्धारण करते हैं। इसके आधार पर हम विक्रय मूल्य की गणना कर सकते हैं, इसके आधार पर हम लाभ की गणना भी कर सकते हैं, प्रति इकाई लाभ की गणना कर सकते हैं और कुल लाभ की गणना भी की जा सकती है। इसलिए ये विधि जो है वो प्रत्येक व्यापारिक संस्था के लिए एक उपयोगी मानी गई है। हम जो है वो इकाई लागत विधि के आधार पर टेंडर प्राइस के भी निर्धारण करता है। कभी कभी ग्राहकों से आदेश प्राप्त किया जाता है और टेंडर मूल्य जो है वो तय करना होता है, जिसके आधार पर भी संस्था के द्वारा टेंडर भरा जा सके। वो टेंडर प्राइस क्या होगी ये अनुमानित इस लागत विधि जो है, इकाई लागत विधि है, इसके आधार पर ही किया जा सकता है। और कॉस्ट का जो है वो निर्धारण प्रत्येक इकाई के प्रत्येक लागत के प्रत्येक भाग के लिए किया जाता है, प्रत्येक सामग्री के लिए किया जाता है, प्रत्यक्ष व्यय और प्रत्यक्ष उपरिव्ययों के लिए किया जाता है। तो हम ये देखेंगे भाई प्रत्यक्ष सामग्री में क्या क्या चीज़ शामिल होगी, प्रत्यक्ष श्रम में क्या क्या चीज़ शामिल होगी, प्रत्यक्ष व्ययों में क्या क्या चीज़ शामिल होगी। तो हम जो है प्रत्यक्ष सामग्री का यदि हम निर्धारण करेंगे तो इसके अंतर्गत ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेंगे, फिर उसमें परचेजेज की राशि, क्रय की जाने वाली राशि जोड़ दी जाएगी और उस क्रय की जाने वाली राशि में यदि कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेज हुए हैं जिसमें कैरेज इनवार्ड भी हो सकता है, उसमें चुंगी भी हो सकती है, गाड़ी भाड़ा भी हो सकता है,
उसको जोड़ा जाएगा और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है उसको लेस कर दिया जाएगा। तो ये लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो रॉ मटेरियल कंज्यूम रहेगी, उसको जो है वो नेट प्राइस होगी। इसी प्रकार से डायरेक्ट वेजेज है, उस डायरेक्ट वेजेज का भी निर्धारण किया जाएगा और डायरेक्ट वेजेज कितनी होगी ये वस्तु के ऊपर निर्भर करती है। वो जो प्रत्यक्ष रूप से सामग्री से जुड़ी है वो डायरेक्ट वेजेज है, वो हम इसमें निकालेंगे। और एक्सपेंसेज जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेज जो है वो व्यय हैं जो कि उत्पादन से सीधे जुड़े हुए हैं, जैसे अधिकार शुल्क हो सकता है, उत्पादन शुल्क हो सकता है, विशेष प्रकार के सांचे हैं, डिज़ाइंस हैं वो, और बाकी के सभी व्यय जो है वो अप्रत्यक्ष व्यय होंगे जिसको अपन ऊपरी व्यय कहते हैं। उन ऊपरियों को भी हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। इकाई लागत लेखांकन निकालने के लिए हमको प्रति इकाई जो है वो इकाई का निर्धारण करना पड़ेगा कि किस इकाई के हिसाब से हम जो है वो निकालेंगे। जैसे खान उत्पादन है उसको प्रति टन के हिसाब से खान का लागत का निर्धारण किया जाएगा। ईंट प्रति 1000 ईंटों के हिसाब से किया जाएगा। चीनी है वो प्रति क्विंटल के हिसाब से निर्धारण की जाएगी। दुग्ध है प्रति लीटर के हिसाब से किया जाएगा। कोयला है प्रति टन के हिसाब से किया जाएगा। सीमेंट उद्योग है प्रति टन के हिसाब से किया जाएगा। सूत उद्योग है प्रति क्विंटल के हिसाब से किया जाएगा। कागज़ उद्योग है प्रति रिम के हिसाब से किया जाएगा। आटा उत्पादन है प्रति क्विंटल किया जाएगा। शराब उत्पादन है प्रति बोतल किया जाएगी। स्टील उद्योग है प्रति टन किया जाएगा। चाय का उत्पादन है प्रति क्विंटल के हिसाब से किया जाएगा। इस विधि के अंतर्गत हम जो है वो कॉस्ट शीट का निर्धारण करते हैं, बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट और प्रोडक्शन अकाउंट ये सभी बनाते हैं। और इसका यही उद्देश्य होता है बनाने का, जिससे कि हम प्रति इकाई लागत जो है वो हम निकाल सकें और उस प्रति इकाई लागत के आधार पर प्रबंधकों को अलग अलग प्रकार का निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती है। तो ये एक इंट्रोडक्टरी था इसका कि यूनिट कॉस्टिंग के अंतर्गत हम क्या करते हैं और क्यों आवश्यक है। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि कॉस्ट शीट किस प्रकार से बनाई जाएगी, कॉस्ट शीट के क्या क्या भाग हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।